Hello guys, this video is regarding the superintendent exam conducted by CBSE on 31st January 2025. Most of you might have calculated their scores and most of you must be waiting for the official examination key, which might be released seeing the past trends on 9th of February, and the result might be declared around 20th February. ये वीडियो उन लोगों के लिए है those who have calculated their marks and are confident that they might appear for tier 2 examination, और उनके लिए भी हेल्पफुल है जो आगे कभी CBSE सुपरिटेंडेंट एग्ज़ाम इफ़ इट इज़ कंडक्टेड इन द फ्यूचर तो उसमें अपीयर करना चाहते हो. सो लेट्स डिकोड द सिलेबस एंड सी द PYQ ऑल्सो, कि हमें एक ट्रेंड पता चले कि हाउ वी हैव टू स्टडी, क्योंकि सीइंग दिस सिलेबस इट्स वेरी वास्ट. और इस बार की नोटिफिकेशन में तो कुछ उन्होंने डिटेल में मेंशन ही नहीं किया है. दे हैव जस्ट गिव दीज टॉपिक्स. ये नोटिफिकेशन से ही उठाया है मैंने, तो उसमें बस उन्होंने खाली पार्ट्स मेंशन करे हैं एंड बस कंपोनेंट का नाम मेंशन कर दिया है. सो मोस्ट ऑफ द पीपल माइट बी थिंकिंग कि उनको कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए आगे, और मार्केट में कुछ लोग कोर्स भी लेके आ रहे हैं एंड आई जस्ट डोंट वांट टू पिन पॉइंट ऑन देम, बट देयर कंटेंट इज़ ऑब्सलीट. मतलब अगर आप वहाँ से पढ़ने जाएंगे तो दे विल ओवर बर्डन यू विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट. और आधे लोग तो सिलेबस ही नहीं बताते हैं कि सिलेबस है क्या एक्चुअली ना. दे डोंट इवन डिस्कस PYQ. बल्कि होना ये चाहिए कि सबसे पहले सिलेबस डिस्कस होना चाहिए एंड PYQ डिस्कस होनी चाहिए, जिससे क्या हो कि आपका स्कोप लिमिटेड हो जाए और आपको क्लियरिटी हो आपको क्या चीज़ कितनी डेप्थ में और आपको किस पे कितना टाइम देना है. बहुत बार यही क्लियर नहीं होता है. जैसे अगर आप सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको देखो करंट अफेयर्स में दे लास्ट 10 क्वेश्चन, तो ये दो पार्ट में है कि एक तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आएंगे. डिस्क्रिप्टिव में भी इंग्लिश में अगर आप देखो तो 2 ही क्वेश्चन आएंगे, बट ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन है उसमें 8 आएंगे. सिमिलरली आप देखो कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस में 8 क्वेश्चन दे विल आस्क फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, और मोस्टली डिस्क्रिप्टिव सबका उसके अलावा 4 ही क्वेश्चन है. तो आप अगर यहाँ पे देखो तो 2 सब्जेक्ट स्टैंड आउट होते हैं, 3 सब्जेक्ट अगर इंग्लिश को लगाएं तो 4, कि एक तो करंट अफेयर्स, एक ये पब एट कह सकते हो आप इसको, इसमें गवर्नेंस के कॉन्सेप्ट भी आ जाएंगे, और पॉलिटी. तो आपको इन पे थोड़ा ज़्यादा फोकस डालना चाहिए. बट मोस्ट ऑफ द कोचिंग इंस्टीट्यूट वोंट इवन शो यू द सिलेबस, वोंट इवन गो थ्रू द सिलेबस देमसेल्फ. तो आई सजेस्ट यू कि आप ऐसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से बचें. एंड इफ़ यू आर नॉट श्योर कि आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो दिस वीडियो कैन गिव यू एन आइडिया कि जिससे आप सेल्फ स्टडी कर सकें. एंड अगर आपको फ्यूचर में किसी भी टॉपिक पे कोई भी अगर आपको इशू आता है, आपको उसका कंटेंट नहीं मिल रहा, तो यू कैन कमेंट डाउन इन दिस वीडियो. तो मैं हर एक सेक्शन के लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा जिससे आपको मैं जिसमें सोर्स बता दूंगा और हाउ टू डू दैट वो मैं समझा दूंगा. लेकिन पढ़ना आपको खुद पड़ेगा. बट इट इज़ वे बेटर देन ज्वाइनिंग एनी फ्रॉड कोचिंग इंस्टीट्यूट जहाँ पे आप पैसे भी दो, ओवरबर्डन भी हो, एंड यू आर नॉट इवन अवेयर कि सिलेबस क्या है एंड पूछेंगे क्या एग्जामिनेशन में. सो आई थिंक ये 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने से पहले, दैट यू आर वेल वर्स विद द सिलेबस एज वेल एज अगर उसके PYQ हैं तो एक बार नज़र मार लो, ताकि उससे बहुत आप अपने आप का अपना जो स्कोप है ना आप उसको रिड्यूस कर सकते हो. वरना आप करने जाओगे दीज आर मेमथ सब्जेक्ट, आप नहीं कर पाओगे आप अगर हर एक वो टॉपिक करोगे. तो ये तो इस साल की नोटिफिकेशन हो गई. बट व्हेन आई सॉ द लास्ट ईयर नोटिफिकेशन ना, तो उसमें उन्होंने काफ़ी सही चीज़ कर रखी थी. उसमें उन्होंने काफ़ी डिटेल में सब कंपोनेंट्स भी दे रखे हैं. तो हम एक एक करके विल गो थ्रू देम एंड विल अंडरस्टैंड कि हमें कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करनी है. इसके बाद विल डिस्कस द PYQ एज वेल, कि देखेंगे एक बार मैच करके कि उन्होंने जो सिलेबस में पूछा था, PYQ 2025 का ही आएगा, 2025 में कंडक्ट हुआ था सुपरिटेंडेंट का एग्ज़ाम. तो देखेंगे एक बार कि जो उन्होंने सिलेबस में दिया है एंड द क्वेश्चन दे आर आस्किंग वो मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो उससे आपको बहुत आइडिया लग जाएगा और आपको ये पता चल जाएगा कि आपको फोकस किस चीज़ पर करना है. लेट्स प्रोसीड. तो करंट अफेयर्स में देखते हैं नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज़ एंड इवेंट. अभी काफ़ी वाइड टॉपिक है, व्हाट आर इश्यूज़ व्हाट इवेंट. तो ये तो आपको पता ही है कि ठीक है, जो भी पास्ट ईयर आई सजेस्ट कि अगर टाइम है तो पास्ट 1 ईयर के आप करंट अफेयर्स कर लो, तो दैट इज़ वेल एंड गुड और काफ़ी चीज़ें कवर हो जाएंगी. बाकी हम PYQ में देखेंगे कि आपको कितने टाइम के करने चाहिए करंट अफेयर्स. अब देखो स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वेरी वेग. अवार्ड्स, ये भी बड़ा वेग है. पर्सन इन रीसेंट न्यूज़, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी. तो ये तो ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया कि ये तो करंट अफेयर्स बेस्ड. अब इंडिया इन ग्लोबल सिनेरियो, ये बहुत वाइड टॉपिक है. तो ठीक है, इसका नाम ही करंट अफेयर्स है, तो मतलब करंट अफेयर्स में से ये चीज़ें तो आपको बहुत ध्यान से करनी है. अब देखो इसमें कुछ कुछ ना स्पेसिफिक चीज़ों का इन्होंने मेंशन किया हुआ है. ट्रेड ब्लॉक्स लाइक EU, EFTA, NFTA, ASEAN, SF, साफ्ता, ये सब क्या है.
तो ये आपको ना जो उसमें मेंशन्ड है एटलीस्ट कीवर्ड, वो तो आप सर्च करके उसका अपना पूरा इन एंड आउट, और वो भी मैं आपको बता दूंगा कि आपको बनाना कैसे है पीवाईक्यू से ही, कि कितना डेप्थ में जाना है किस चीज़ में और कितना डेप्थ में नहीं जाना। अब जैसे इसमें वर्ल्ड बैंक, IMF, WTO, तो जो जो चीज़ें स्पेसिफिकली मैंशनड है तो उस पर तो आपका फोकस होना ही चाहिए जो सिलेबस में दी हुई है। सेम गोज विद इंडियन हिस्ट्री। अब देखो एंशियंट एंड मिडिवल पीरियड लिख दिया, वो इतना बड़ा है खुद में कि आपको मतलब अगर आप अपना पूरा टाइम भी देना चाहो ना Tier 2 का तो भी नहीं कंप्लीट होगा ये। और ये कोई नहीं बताता, जब पीपल जस्ट सेल देयर कोर्स और उसके बाद दैट्स इट, उनका काम खत्म हो गया। वो अलाइन कर रहा है एग्जामिनेशन से, नहीं कर रहा, दे डोंट केयर। ठीक है, सिमिलरली विथ सेलियंट फीचर, मेजर लैंडमार्क्स, तो ये ना काफ़ी आप देखोगे ना काफ़ी मतलब वाइड टर्म दे दिया इन्होंने। ठीक है, ग्रोथ ऑफ, अब देखो ये सारी चीज़ें ठीक है हिस्ट्री से रिलेटेड है, काफ़ी सारी वाइड। देखो मेजर डायनेस्टीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेशन, व्हाट आर मेजर डायनेस्टीज, अब कितनी डायनेस्टीज हैं, हज़ारों लाखों डायनेस्टीज हैं, बट आप सब तो नहीं करोगे, देयर विल बी सम मतलब स्पेसिफिक होगी। ठीक है, जैसे गुप्ता पीरियड हो गया, विजयनगर किंगडम हो गया, तो ये कुछ कुछ बहुत स्पेसिफिक चीज़ें हैं ना, चोला हो गया। और अगर ये करंट अफेयर्स में आ गई तो फिर तो वेल एंड गुड, क्योंकि आपको फिर तो करना पड़ेगा। सो यहाँ से हमें एक और चीज़ पता चलेगी कि ये चीज़ें ना आपको सब चीज़ें करंट से अलाइन करनी है। करंट अफेयर्स तो इसमें अलग से दे ही रखा है, बट आपको एंशियंट हिस्ट्री एंड कल्चर कुछ चीज़ें ऐसी हुई ना कि उनका जिक्र हो रहा है अभी। जैसे लास्ट ईयर चोला एम्पायर का काफ़ी जिक्र था, तो इट इज़ एविडेंट कि उससे कुछ आ जाएगा, और वो हिस्ट्री में भी है, वो इस सेक्शन में भी लाई करेगा, मेजर डायनेस्टी एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो आप समझ रहे हो, आपको अपनी जो प्रिपरेशन है ना वो थोड़ा करंट से अलाइन करनी ही पड़ेगी। वो आपको पीवाईक्यू देख के भी दिखेगा कि उन्होंने बहुत चीज़ें जो हैं दे हैव अलाइंड इट विद द करंट अफेयर्स एज वेल। ठीक है, अब ये वाली जो चीज़ है थोड़ी न्यू है, ग्रोथ ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम एंड स्कूल बोर्ड्स ये आपको पढ़ के जाना। अब इस पर आ सकता है क्वेश्चन अलग से, क्योंकि इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया है इसको सिलेबस में ही। ठीक है, देखो अब इंडियन इकॉनमी, अब इसमें बजटिंग, बैंकिंग, ये काफ़ी, अब नेशनल इनकम, ये थोड़ा नैरो टॉपिक हो गया, तो आप इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं नेशनल इनकम के, स्टॉक एक्सचेंज एंड शेयर मार्केट, फिजिकल एंड मॉनेटरी पॉलिसी, तो ये आपको देखना पड़ेगा। ये चीज़ें तो आप एटलीस्ट करके चले जाओ जो सिलेबस में बिल्कुल अपफ्रंट मेंशन्ड है। ठीक है, जैसे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS होता है, सब्सिडीज़, अब ठीक है, मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, तो ये ठीक है। अब देखो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स अगेन जो न्यूज़ में होंगे, दैट यू हैव टू डू। मीनिंग ऑफ लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, तो LPG रिफॉर्म्स बिकम इम्पॉर्टेंट। तो ऐसे ना जो इसमें एटलीस्ट टॉपिक हैं वो तो आप ढंग से कर लो जो सिलेबस में मेंशन्ड है। और ये आपको सिलेबस इस बार का नहीं है, ये लास्ट ईयर का उन्होंने सिलेबस दिया हुआ है, उसमें काफ़ी डिटेल्ड है। इस बार दे हैव नॉट गिवन द सिलेबस इन दैट मच डिटेल। ठीक है, अब देखो इंडियन जोग्राफी पे आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज, फिर क्लाइमेट, मानसून अलग से दे रखा है, तो मानसून यू कैन डू इट। अब जैसे मिनरल्स में देखो, इसमें आयरन और मैग्नीशियम, तो ये तो एटलीस्ट करके जाओ ना। इसके ऐसा नहीं है कि इसके बाहर नहीं पूछ सकते, बट ये सिलेबस का पार्ट है, तो और इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया तो उसको तो करके जाओ। देखो इसमें फिर एग्रीकल्चर भी इंक्लूडेड है, एनवायरनमेंट भी इंक्लूडेड है, एनवायरनमेंट प्रॉब्लम्स एंड इकोलॉजिकल इशू, कितना वाइड टॉपिक है, कितना वाइड टॉपिक है, मतलब पूरा एनवायरनमेंट ही हो गया। पॉपुलेशन अलग से मेंशन्ड है, तो देखो पॉपुलेशन मेंशन्ड है तो अब सेंसस, और 2027 में होने भी वाला है सेंसस। तो चीज़ें ऐसे एक बार इंटरलिंक करके देखो जो आपके अराउंड चीज़ें चल रही हैं और जो सिलेबस का पार्ट है, उनको अगर आप ढंग से कर लोगे ना तो मोस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी सॉर्टेड। क्योंकि आएगा पेपर थोड़ा करंट ओरिएंटेड ही, मतलब हिस्ट्री में हो सकता है कि दे मे नॉट अलाइन विथ बहुत सारी चीज़ें वो पूछ लें ऐसी जो स्टैटिक हैं, बट मैं मेजॉरिटी जो सिलेबस है उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी में चलते हैं। देखो नैनो टेक्नोलॉजी अलग से मेंशन्ड है, डिफेंस टेक्नोलॉजी अभी काफ़ी वाइड टर्म हो गया, लेकिन ये करंट अफेयर्स से यू कैन डू सर्टेन स्पेसिफिक थिंग्स, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चेंजेस एंड देयर इम्पैक्ट। तो एनवायरमेंट भी आपका एक इम्प्लिसिट टॉपिक है इस पेपर का, जो कि अलग से मेंशन नहीं है, बट वो इट इज़ अपीयरिंग। बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर ऑफ लाइफ। ठीक है, अब इसका थोड़ा मेरे को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कम नॉलेज है, बट इसमें भी अगर आप देखोगे ना तो इंक्लूडेड है गवर्नेंस का पार्ट भी, एडमिनिस्ट्रेटिव एथिक्स, मोटिवेशन, मॉरल्स, तो इनका डिफरेंस, की एथिक्स वर्सेस मोरल्स में क्या डिफरेंस होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो मतलब एटलीस्ट आप यू स्टिक टू द सिलेबस, जो सिलेबस में दिया है वो वाला पार्ट करो। मतलब मैं आपको बार बार एम्फेसाइज नहीं कर सकता इससे ज़्यादा, मैं 3-4 बार बोल चुका हूँ, बट इट इज़ इंपॉर्टेंट कि जो सिलेबस में दिया हुआ है आप एटलीस्ट वो टर्म्स तो उस पर आपकी ग्रिप होनी चाहिए। जैसे अब देखो कॉर्पोरेट गवर्नेंस, ये आसानी से पूछ सकते हैं, व्हाट आर द 3 स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू एनहांस कॉर्पोरेट गवर्नेंस इन इंडिया। कंपनीज एक्ट इज़ वन ऑफ देम जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस लेके आया था, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR एक्टिविटी आ सकती है इसमें।
ठीक है। अब एटीट्यूड एंड फाउंडेशनल वैल्यूज़ ऑफ सिविल सर्विसेज, इंटीग्रिटी, अब ये देखो एथिक्स वाला पार्ट हो गया, तो इसमें इम्प्लिसिट एथिक्स भी है। एंड मोस्टली इस पे शायद एमसीक्यू बन भी सकता है, क्योंकि 8 क्वेश्चन पूछेंगे, बट इस पे आराम से डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये भी आप थोड़ा ना डिस्टिंक्शन अपने दिमाग में रखना, और वो आप करंट अफेयर्स पढ़ते हुए रखना कि किस पे एमसीक्यू बन सकता है और किस पे डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बन सकता है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन पॉलिटी एंड गवर्नेंस आ गया। अब इसमें 1990 वाला और 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट दे रखा है, तो ये तो आपको ढंग से करना चाहिए। फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रखा है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दे रखा है, तो उसके क्या क्या उसकी मतलब ग्रोथ कैसे कैसे हुई थी, कौन सा प्लान था जिससे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इस्टेब्लिश हुई थी, उसका पहला प्रेसिडेंट कौन था, क्या कैसे कैसे वो चेंज हुई थी, तब पाकिस्तान अलग नहीं था इंडिया से, तब पाकिस्तान अलग हो गया, कैसे उसके मेंबर्स चेंज हुए, तो उसकी जो ग्रोथ थी कैसे हुई, एंड देन उसका मेंबर्स कौन कौन थे। कोई कोई लोग उसके ऐसे बोल सकते हैं महात्मा गांधी जी वाज मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो ये गलत स्टेटमेंट है, तो ये थोड़ा ध्यान रखना कि मेंबर्स में कोई फेमस आदमी तो नहीं था। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा करना पड़ेगा अपने आप से भी। बट इफ़ यू विल डू इट ना, जैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ये तो देखो करंट अफेयर्स में आए ना आए, बट ठीक है, अगर आपको करनी है तो यू कैन जस्ट गो ऑन द इंटरनेट, या आप चैट जीपीटी या जेमिनाई से एक होलिस्टिकली यू कैन आस्क कि मेरे को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कवर करना है। जैसे जेमिनाई पे एक बड़ा अच्छा मोड है, लर्निंग मोड करके कहते हैं, आप अगर सेलेक्ट करना चाहो तो ही कैन टीच यू मतलब एनीथिंग, जो अगर आप उसको एक बार टॉपिक बता दो और स्कोप बता दो कि मेरे को ऐसे ऐसे पढ़ना है, आप सीख सकते हो उससे कुछ भी। तो आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली उसको टॉपिक दे दो, वो हर एस्पेक्ट के सवाल पूछ लेगा आपसे। तो देयर आर मल्टीपल वेज जिससे आप चीज़ें कर सकते हो, वरना आप नेट पे जाके सर्च करोगे, आपको काफ़ी सारे यूपीएससी के या किसी भी पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एग्जामिनेशन है उसके पेजेस मिल जाएंगे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिटेल में कर रखा होगा। ठीक है। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, फंडामेंटल राइट्स, अब दीज आर द थिंग्स, ये ना आप डिटेल में करो इनको, ये आपको डिटेल में करना पड़ेगा। अब जैसे पीआईएल दे दिया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू, ये मेंशन कर दिया उन्होंने की टर्म्स, तो ये तो पता होना चाहिए। जैसे यूनियन एंड स्टेट एग्जीक्यूटिव, यूनियन स्टेट लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, अब ये काफ़ी वाइड हो गया। ठीक है, अब ये काफ़ी वाइड हो गया, बट आपको एक बार पता होना चाहिए कि इनका स्ट्रक्चर क्या है क्या नहीं है। बाकी अगर ये करंट अफेयर्स में है तो फिर इसको और ढंग से करो। अब देखो सीवीसी मेंशन कर दिया उसने, कुछ लोकपाल मेंशन कर दिया, एनएचआरसी मेंशन कर दिया, सीआईसी मेंशन कर दिया, तो ये तो आपको करना ही है। इनका तो इन एंड आउट की कौन सी कमेटी या कमीशन था जिन्होंने इसको रिकमेंड किया, कैसे इनकी ग्रोथ हुई, कौन कौन इसके मेंबर हैं, कैसे इसका चेयरपर्सन चूज़ करा जाता है, क्या इसका स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये सब पता होना चाहिए। लोकल सेल्फ गवर्नेंस, पंचायती राज, तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, ये तो टीयर 1 में भी आया था, तो मोस्टली हो ही जाएगा, कर ही लेंगे सब लोग। ठीक है, तो ये इसका सिलेबस हो गया। बाकी एक बार इसका ना पीवाईक्यू पे भी नज़र मार लेते हैं, जो 2025 में पेपर हुआ था, कि वो कैसा पेपर आया था। आई हैव डाउनलोडेड दिस पीडीएफ फ्रॉम विक्रम सर्स टेलीग्राम चैनल, मेरे को और कहीं मिली नहीं, सो थैंक्स टू हिम कि उन्होंने डाल रखी थी अपने टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, ये देख लेते हैं। मेंबर ऑफ यूपीएससी ऑन सीजिंग टू होल्ड द ऑफिस इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट टू विच ऑफ द फॉलोइंग। अब दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन, और ये ना दिस रिक्वायर्स इन डेप्थ नॉलेज, आपको पता होना चाहिए। और दिस इज टॉकिंग अबाउट मेंबर, नॉट चेयरपर्सन। चेयरपर्सन इज नॉट एलिजिबल यूपीएससी का फॉर एनी अदर एम्प्लॉयमेंट, बट मेंबर्स जो हैं दे कैन बी अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, अब देखो इन्होंने कितने क्लोज ऑप्शन बनाए हैं, ये दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं इस चीज़ को। अगर किसी को इसकी नॉलेज नहीं होगी ना, ही कैन नॉट, और ये ना गलत होगा, क्योंकि मेंबर ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन दे कैन नॉट। अभी यूपीएससी इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल, बट ये मेंबर ऑफ यूपीएससी से मेंबर ऑफ एसपीएससी जा रहा है, तो ये एक तरीके से डिमोशन हो गया ना, दिस इज नॉट अलाउड। अगर मेंबर है कोई यूपीएससी का, तो ही कैन ओनली बी चेयरपर्सन, और चेयरपर्सन ऑफ यूपीएससी और चेयरपर्सन ऑफ एसपीएससी। तो ये ना काफ़ी क्रिटिकल पॉइंट था, और ये आपको अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन भी पढ़ रखा होगा ना, तो भी उसमें आपको ये मिलेगा नहीं डायरेक्ट। तो देखो इसमें इतना इन्होंने इन डेप्थ पूछ रखा है अबाउट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, आप समझ रहे हो, तो आपको मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे फोकस करके रखना है, क्योंकि दे आर आस्किंग, और इन्होंने सिलेबस में भी ये बॉडी मेंशन नहीं कर रखी डायरेक्टली, कैग वगैरह मेंशन कर रखा है, बट दे हैव नॉट मेंशन यूपीएससी, बट दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन। देखो अब अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, देखो अब इकोनॉमिक सर्वे से पूछ लिया, 2025 में पेपर हुआ था, 2024-25 का पूछ लिया, अब आपसे 25 में होगा तो आपसे 25-26 का पूछ सकता है। तो आपको एक बार ध्यान देना है, और किस तरीके का पूछा हुआ है। एम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स शोन एंड इंक्रीज, देख रहे हो, मतलब आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए था कि कौन कौन से इंक्रीज हुए थे एज कंपेरिजन टू फिगर्स फ्रॉम। दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन। अगर किसी ने नहीं पढ़ा होगा या किसी ने ट्रेंड कोई अगर फॉलो नहीं कर रहा होगा, तो मतलब उसके लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना। ठीक है, तो अब देखो ये फ्लोर प्राइस,
ये ना आप उससे कोरिलेट कर सकते हो जो आपका MSP रिलीज़ करती है गवर्नमेंट। तो एक तरीके से वो फ्लोर प्राइस ही होता है, मिनिमम उन्होंने प्राइस सेट कर दिया, गवर्नमेंट इम्पोजेस मिनिमम प्राइस फॉर अ कमोडिटी। ठीक है, अब देखो ये कैसे, फर्स्ट CM आफ्टर इंडिपेंडेंस, यू सीइंग व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग। मतलब अब ये यू कैन नॉट, मतलब आप अगर इसको ट्रेडिशनल टेक्स्ट बुक से पढ़ने जाओगे तो आपने कभी पढ़ा ही नहीं होगा। अब बिहार वॉज अ स्टेट जो 2025 में, जिसके 75 ईयर्स हो गए थे, कि अगर 1950 से काउंट करें व्हेन इट केम टू एग्जिस्टेंस, उससे पहले भी था बट एज अ स्टेट इट इमर्ज्ड, तो 75 ईयर्स हो गए थे। तो उन्होंने सोचो क्वेश्चन क्या बनाया कि फर्स्ट CM। तो आपको देख रहे हो, आपको अगर करंट अफेयर्स भी आप कर रहे हो तो आपको थोड़ा अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा, लेयर्स बढ़ानी पड़ेंगी प्रिपरेशन की, कि आप साथ साथ देख लो कि कोई न्यूज़ है तो उसके आसपास की पेरिफेरल न्यूज़ भी आप देख लो क्या हो सकती है। तो PYQ से ये पता चलता है कि हाउ डू एग्जामिनर थिंक, वो क्या सोच रहा है पेपर बनाते टाइम, और वो किस लेवल के पेपर बनाएगा। सेम पेपर उठ के नहीं आ जाएगा, बट मोस्टली एग्जामिनर सेम होगा, उनकी फिलॉसफी सेम होगी पेपर बनाने की। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एंड इन 6 शेड्यूल, ठीक है, तो सबको पता होता है, सो इजी क्वेश्चन। अब ये काफ़ी फेमस थ्योरी है मैस्लोस की, ह्यूमन बिहेवियर को जज करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एट द बॉटम ऑफ द हायरार्की ऑन एब्राहम मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स फ्रेमवर्क एक्सप्लेनिंग ह्यूमन मोटिवेशन। ठीक है, अब देखो मोटिवेशन आपने देखा होगा, सिलेबस में डायरेक्टली मेंशन था। ठीक है, तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि जो उसमें कीवर्ड्स है ना, एटलीस्ट आप उनके अराउंड यू डू थिंग्स, थोड़ा आप पढ़ो उनको, उन्हीं को आप एक्सपेंड करो, और वो आपको इस साल के नोटिफिकेशन में नहीं मिलेंगे, पिछले साल के नोटिफिकेशन में मिल जाएंगे। उसका मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अभी दिस माइट बी करंट अफेयर्स बेस्ड। कंसिडर द फॉलोइंग कमीशन सेटअप इन इंडिया, अरेंज देम इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर स्टार्टिंग फ्रॉम कमीशन विच वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड लास्ट एंड फर्स्ट। अब अगर आप इसमें देखोगे तो इसमें सरकारिया कमीशन इज़ क्वाइट फेमस। ठीक है, कोठारी दे एक्सपेक्ट कि आपको पता हो, एजुकेशन से रिलेटेड था, आई गेस 1964 में आया था, कब आया था आई डोंट नो, इसके अराउंड ही आया था, मतलब 63-64। वेंकटचल्या कमीशन इज़ ऑल्सो क्वाइट फेमस, ये आई गेस 1983 के अराउंड आया था, 1983-1984 वेंकटचल्या कमीशन। इस पे तो इस बार भी शायद क्वेश्चन आया, असिस्टेंट सेक्रेटरी या उस पर आया था, नेशनल कमीशन ऑन वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये पूछा था कि कौन से प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर के अराउंड फॉर्म हुआ था, तो 2000 हो गया, 2000 ही था शायद इसका आंसर, अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। ठीक है, सरकारिया कमीशन वॉज विद सेंटर स्टेट रिलेशनशिप, तो ये काफ़ी फेमस है सरकारिया कमीशन। और कोठारी कमीशन भी दे एक्सपेक्ट कि आपको पता होना चाहिए क्योंकि एजुकेशन से रिलेटेड है। तो अगर आप इसमें देखो, अगर इसमें आपको सरकारिया पता है और वेंकटचल्या कमीशन के बारे में पता है, तो मतलब फर्स्ट और लास्ट। तो फर्स्ट मतलब पहले कौन फॉर्म हुआ था ना, तो C आना चाहिए पहले, बिफोर A, C बिफोर A। इसमें भी है, इसमें तो नहीं है, इसमें तो नहीं है, इन दोनों में है। और फिर कोठारी इज़ 1964, तो ये D इन दोनों के बाद ही होंगे ना, क्योंकि दे आर आस्किंग फर्स्ट, तो फोर्थ होना चाहिए इसका। तो देख रहे हो आप, दे आर एम्फेसाइजिंग ऑन कमीशन प्लस उनका ईयर ऑफ फॉर्मिंग, कि किस ईयर। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो जो इंपॉर्टेंट कमीशन या कमिटी बन रही है, दे कैन फोकस ऑन दैट, और उनका ईयर आपको पता होना चाहिए। और ये वाई वॉज इट इन द न्यूज़, तो आप कह सकते हो 25th ईयर था इसका 2025 में। दीज आर मतलब डेट्स की 25 साल हो गए, 50 साल हो गए, इस पर भी एम्फेसाइज हो सकता है। अब ये गॉज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बट अगेन अगर आप एजुकेशन सिस्टम के बारे में पढ़ रहे हो या बोर्ड्स के बारे में पढ़ते, तो आप यहाँ तक पहुँच सकते थे कि कोठारी कमीशन एक बनाया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलेटेड टू एजुकेशन में रिफॉर्म्स के लिए। बस मेरा पर्पस इससे ये है आपको बताना कि कितना डेप्थ में जा रहे हैं, और अगर आप कन्वेंशनल रीडिंग के थ्रू करना चाहो तो आप नहीं पहुंच सकते इस लेवल पे कि आप ये वाले क्वेश्चन आंसर कर दो, आप फंसे रह जाओगे अपनी कन्वेंशनल बुक्स में, एंड यू विल नॉट फोकस ऑन दीज थिंग्स। तो इसके लिए आपको क्या, आपको अपनी स्टडी करंट ओरिएंटेड रखनी है और सिलेबस से स्टिक करना है आपको। दिस माइट बी करंट अफेयर्स बेस्ड। इंडियाज़ रीसेंट बायलेटरल एग्रीमेंट विद अदर कंट्रीज़, ठीक है, ये भी करंट अफेयर्स बेस्ड होगा उस टाइम का। अब देखो ये पॉपुलेशन से रिलेटेड है, बट अब इसमें इन्होंने ये पूछा कि थर्ड जेंडर इन इंडिया हैज़ बीन टेकन ओनली वंस सो फार इन द ईयर 2011, और लास्ट सेंसस, ये तो सबको ही पता होगा। बट अगर आप ये देखो कि तो थर्ड जेंडर के लिए
ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019 आया था, 2019 में दे हैव रिकॉग्नाइज, तो 2011 इज़ फार फेस्ट। अब ये इन्फॉर्मेशन होना इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत लोगों को नहीं पता होगी ये वाली चीज़ें। तो अब ये सेंसस का यू कैन नॉट स्टडी द डेटा एज वेल, तो ये थोड़ा लॉजिक से होना था कि थर्ड जेंडर और 2011 ये काफ़ी पुराना टाइम हो गया। थर्ड जेंडर अभी थोड़े टाइम पहले, अगर ये किसी को याद है कि इट्स रियली रिसेंट, मतलब रिसेंट इतना भी नहीं है, 7 साल हो गए, बट 2011 जितना भी पुराना नहीं है। तो दिस रिक्वायर्ड नॉलेज और अवेयरनेस। सो अब देख रहे हो, मतलब दीज आर गुड क्वेश्चंस, दे आर आस्किंग, मतलब वेरी गुड क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं वो, काफ़ी लेयर्ड क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब देखो लोकपाल के ऊपर तो उन्होंने डायरेक्टली पूछ लिया, लोकपाल हैज जुरिडिक्शन टू इंक्वायर इनटू एलिगेशन ऑफ करप्शन अगेंस्ट यूनियन गवर्नमेंट ऑफिशियल। ठीक है, लोकपाल कैन रेफर केसेस टू सीबीआई बट डज नॉट हैव पावर टू सुपरिटेंडेंस। अगर आप उनके बारे में पढ़ोगे लोकपाल के बारे में तो यू विल कम टू नो। फिर लोकपाल के बारे में पढ़ोगे तो सीवीसी के बारे में भी पढ़ोगे कि सीवीसी और ऑल्सो हैव सुपरिटेंडेंट ओवर सीबीआई इन केस ऑफ करप्शन। फिर आप देखो कि भाई अच्छा सीवीसी और लोकपाल तो सेम सेम काम लग रहा है, तो आप सीवीसी वर्सेज लोकपाल आपको पढ़ना चाहिए। तो थोड़ा ऐसे इंट्रीग माइंड रखोगे तो यू विल नो द डिफरेंस। आप बताना इफ समवन नोज सीवीसी वर्सेज, इनमें डिफरेंस क्या है लोकपाल में। भूरिया कमेटी enactment establishment of which of the following local cell governance mechanism। अब local cell governance was mentioned in the syllabus, बट ये जो एक क्वेश्चन है ना, ये एक स्टेप फर्दर जाता है। दिस इज आस्किंग अबाउट कि भूरिया कमेटी किससे रिलेटेड थी और ये लोकल सेल गवर्नेंस मैकेनिज्म है। सो आपको पता होगा कि जो आपकी लोकल सेल गवर्नेंस है ये ट्राइबल एरियाज पे नहीं लगती, उसके लिए अलग से एक एक्ट है, पैसा एक्ट, जो लोकल सेल्फ गवर्नेंस फॉर द ट्राइबल एरियाज एक तरीके से, तो एक उसका एक्सटेंशन है। एंड देन उसकी एक्सटेंशन की जो कमेटी थी दे हैव आस्क्ड अबाउट इट, तो इसने रिकमेंड किया था और ये एक्ट फॉर्म हुआ था। सो दे आर नॉट आस्किंग डायरेक्ट क्वेश्चन ऑल्सो, काफ़ी मतलब एक दो लेयर हैं क्वेश्चन में, देन यू रीच टू द फाइनल आंसर। सो यही मोटिव था बताने का कि अगर आप डायरेक्टली लीनियर स्टडी करोगे तो उससे होगा नहीं, आपको थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा, थोड़ी खुद रिसर्च करनी पड़ेगी। एंड ट्रस्ट मी, अगर आप ये मतलब एफर्ट डालते हो अराउंड दिस सिलेबस ना, तो आपको ज़रूर मतलब कंफर्टेबल फील होगा व्हेन यू विल बी गोइंग इनटू द पेपर। मतलब आपके हो सकते हैं नॉलेज गैप हो, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल माइट नॉट हैव बैकग्राउंड इन दिस, बट अगर आप ये पेपर दे रहे हो और 2-2.5 महीने मिलते हैं प्रिपरेशन करने के लिए, तो आई वुड सजेस्ट कि यू गो बाय दिस अप्रोच। है यूएनएफ ट्रिपल सी पे, अगर आपने इसका नाम नहीं सुना होगा तो आपने पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का तो नाम पक्का ही सुना होगा, और क्योटो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट था इससे पहले, क्योटो फ्रेमवर्क। ये COP21 था, एंड इसमें बोला था कि जो आपका अर्थ का टेम्परेचर है वो 2 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहना चाहिए, और ऑफ द इंडस्ट्रियल लेवल ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, और प्रेफरेबली 1.5 डिग्री सेल्सियस, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखो इसमें इन्होंने COP उसका डेस्टिनेशन, इसमें हमें क्या बताना है कि मैच्ड करेक्टली। अब देखो ये तो रिसेंटली थी, तो ये थोड़ा आपको पता होना चाहिए, तो एटलीस्ट ये तो पता ही होगा कि 2024 में जो है ये वाला मिस मैच्ड है, क्योंकि ये COP30 है, एंड ये आपस में मिस मैच कर दिया क्योंकि बाकू में COP29 28 आई गेस इन दुबई थी, अबू धाबी में। ठीक है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। अब इसमें ये क्योंकि काफ़ी फेमस है तो ये पता होना चाहिए, बट उसके अलावा भी कि ये COP3 थी, 1997 थी, फंसा सकता है। तो दीज आर द थिंग्स जो हैं। और COP1, ये भी अगर किसी ने शुरू से एंड तक नहीं पढ़ी तो बहुत मुश्किल है उसको याद रहे, बट ये दोनों सही हैं इस वाले केस में। तो आप देख रहे हो कि कितने डेप्थ में दे आर गोइंग, कि आपको COP जो है वो रिसेंट की भी और एटलीस्ट पहले की तो पता होनी चाहिए, और जो बहुत फेमस है वो भी पता होनी चाहिए। मतलब आर यू अंडरस्टैंडिंग द साइकोलॉजी, कि वो डायरेक्टली नहीं पूछ रहे हैं कोई भी सवाल, दे आर एडिंग एक्स्ट्रा लेयर टू इट, एंड वो फिर ना रिफ्लेक्ट भी हुआ उसमें। जो इनके मेंस का रिजल्ट था काफ़ी कम उसकी कट ऑफ गई थी, बट दैट्स ओके, मतलब दे आर आस्किंग वेरी गुड क्वेश्चंस। तो अब देखो लेटरल एंट्री पे पूछ लिया, द स्कीम ऑफ लेटरल एंट्री वॉज रिकमेंडेड बाय नीति आयोग इन 2017। देखो ये भी मैच कर दिया, इसमें गलत होने के कहाँ का चांसेस हो सकते हैं, पहले तो ये नहीं बताओ नीति आयोग की थी, एंड देन 2017 में थी या नहीं थी। अब देखो ना, अब यहाँ पे लेकिन आप जो मल्टीपल MCQs मल्टीपल स्टेटमेंट की हो सकते हैं ना, उसमें आप पकड़ सकते हो स्टेटमेंट की कौन सी गलत है। कुछ कुछ होती हैं चीज़ें, जैसे स्कीम इज़ लिमिटेड ओनली टू ग्रुप C&D, मतलब वाई विल दे लिमिटेड टू ओनली C&D, और C&D तो कोई मतलब ऐसी जॉब भी नहीं होती ना जिसमें आपको बहुत ज़्यादा मतलब स्किल चाहिए या स्पेसिफिक कोई एक्सपर्टीज चाहिए, तो ये तो आउटराइटली गलत हो जाएगा। अगर आप C को एलिमिनेट करते हो तो 2 ऑप्शन तो वैसे ही चलेंगे, A तो सही हो गया, मतलब ये तो पक्का सही है। एंड scheme of lateral entry was opposed by administrative second administrative reform commission. It was actually
सपोर्टेड बाय, इन्होंने बोला था कि लेटरल एंट्री करनी चाहिए, तो ये वाली स्टेटमेंट भी गलत होगी, तो इसमें ओनली ए इज़ करेक्ट। ठीक है, मतलब और थोड़ा मतलब ये लॉजिकल चीज़ भी है कि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन अगर बना रहे हैं और वो रिफॉर्म करना चाहेगा तो लेटरल एंट्री इज़ अ रिफॉर्म। ठीक है, तो मतलब थोड़ा वर्ड प्ले भी हो सकता है, दैट यू ऑल्सो हैव टू रिमेंबर, क्योंकि अब आप सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म तो पूरी नहीं पढ़ोगे ना, देखने की लेटरल एंट्री थी या नहीं थी, थोड़ा आप लॉजिक भी लगाओगे, तो आपको अपने एक MCQ सॉल्विंग एबिलिटी, एक आपको सर्टेन एप्टीट्यूड चाहिए MCQ सॉल्व करने के लिए CBSE के क्वेश्चंस, क्योंकि दे आर मतलब आस्किंग गुड क्वेश्चंस ओनली। ठीक है, ऐसे आप ना पूरा एक बार यू कैन विजिट दिस पेपर। ठीक है, अब जैसे देखो एलोरा के बारे में पूछ लिया, अब अजंता एंड एलोरा काफ़ी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं। ये तो अजंता आई गेस पूरा बुद्धिज़्म के लिए है, मतलब कम्प्लीटली बुद्धिज़्म। एलोरा में यू फाइंड बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड हिंदुज़्म। देखते हैं क्या क्वेश्चन था। इट्स अ साइट विच हैज़ मोनेस्ट्रीज एसोसिएटेड विद 3 रिलीजन। दिस इज करेक्ट। द केव्स इन एलोरा शोकेस द डिफरेंस बिटवीन जैन एंड इंडो इस्लामिक, मतलब इंडो इस्लामिक, तब तक इस्लाम तो आया भी नहीं था। दीज आर वेरी ओल्ड मोनेस्ट्रीज, आई गेस 2 से 3 AD के, 200 से 300 AD के अराउंड। आई रियली डोंट रिमेंबर टाइम पीरियड, बट लेकिन काफ़ी पुरानी मोनेस्ट्रीज हैं, तो इसका तो कोई चांस ही नहीं है, सो ये गलत हो जाएगा, यही सही है। तो दे आर आस्किंग रियली गुड क्वेश्चंस, समझ रहे हो। तो मतलब अगर आप कन्वेंशनली पढ़ोगे और एक लीनियर फैशन में पढ़ोगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट। इट्स बेटर टू रीड दिस वे कि आप टॉपिक उठाओ और उसकी डायमेंशंस जो है ना डिफरेंट डिफरेंट एक्सप्लोर करो उसे, तब आपकी बेटर प्रिपरेशन होगी। एंड दिस स्ट्रेटेजी होल्ड्स ट्रू फॉर बोथ टाइप ऑफ एस्पिरेंट, जो मतलब जिन्होंने पहले पेपर दिया है, जिनको थोड़ा एक्सपीरियंस है इस सिलेबस के साथ, और जिसको नहीं भी है तो वो भी कैन यूज़ AI, और वो डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशन एक्सप्लोर कर सकता है। आपके पास PYQ तो है ही, सो यू कैन आज कि अगर आप मतलब जैसे UPSC में वो क्वेश्चन पूछा था, तो आप यू कैन गिव दैट रेफरेंस कि अच्छा ये क्वेश्चन था, तो इसके ऐसे ही आप डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस कैन यू जनरेट फॉर मी रिगार्डिंग अ बॉडी, मतलब बी वेरी हेल्पफुल। सो द पॉइंट वॉज कि मतलब अगर आप सेल्फ स्टडी करो और स्मार्टली पढ़ो, दैट वुड बी रियली ग्रेट रेदर देन जॉइनिंग अ रैंडम कोर्स, जो कि आई एम श्योर अलाइन नहीं करेंगे जो कि CBSE पूछ रहे हैं। दे माइट बी सम रिकॉर्डिंग जो आपको वो प्रोवाइड कर देंगे, फिर आप देखते रहो, आपके पास कोर्स खरीद लिया उसका भी प्रेशर, एंड देन पढ़ने का प्रेशर, वो तो अलग ही है। सो यू कैन गो थ्रू इट, काफ़ी आपको इससे आइडिया लगेगा। एंड आई एम होपफुल कि दिस वीडियो माइट हैव हेल्प्ड यू। आपको कोई भी अगर डाउट है एंड यू वांट मी टू डिस्कस द होल पेपर, जैसे मैंने आपको वो 2-3 स्ट्रेटेजी बताई कि आप पढ़ के बता सकते हो। अब देखो जैसे इन्होंने हड़प्पा सिविलाइजेशन पे पूछ लिया, तो देखो हड़प्पा इज़ मतलब वेरी इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन। अगर आप देखो मतलब इसको इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, तो दे हैव आज डायरेक्टली इस पे पूछ रखा है, तो मतलब इट इज़ एविडेंट कि आप अगर आप नेक्स्ट पेपर में जा रहे हो तो आप पढ़ के जाओ इसको। क्वेश्चन पूछा है द लेट हड़प्पा पीरियड वॉज मोस्ट प्रॉस्परस फेज ऑफ सिविलाइजेशन। देखो कितनी जेनरिक स्टेटमेंट है ये, कितनी जेनरिक स्टेटमेंट है, तो सही होगी। द हड़प्पा सिटी गानवेरीवाला इज़ लोकेटेड इन प्रेजेंट डे गुजरात। अब दिस इज़ अ गुड क्वेश्चन है, मेरे को भी नहीं पता। अब देखो नेक्स्ट स्टेटमेंट देख लेते हैं। अब अगर ए अगर सही है तो जिसमें ए नहीं है उसको तो उड़ा ही दो। तो देखो बी ना चेक भी नहीं हो रही यहाँ पे, दे बी चेक भी नहीं हो रही, दे आर जस्ट फोकसिंग ऑन ए और सी। धोलावीरा हड़प्पा साइट इज़ इंस्क्राइब्ड। अब देखो ये ना, तो ना बहुत सारी चीज़ें ना आपकी नॉलेज से ज़्यादा ना एप्टीट्यूड पे भी डिपेंड करेंगी कि आप MCQ कैसे सॉल्व करते हो। इफ़ यू वांट मी टू डिस्कस दिस एंटायर पेपर, इसके MCQ एज वेल एज डिस्क्रिप्टिव में, सो आई कैन डू दैट। आप मेरे को एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, या आप यू वांट स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी फॉर से जोग्राफी, तो यू जस्ट टेल मी, मैं आई मेक अ वीडियो कि मतलब मैं अगर पढ़ता तो कैसे पढ़ता। मतलब आई हैव ऑल्सो अपीयर्ड दिस ईयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, बट आई एम नॉट श्योर। आई एम स्कोरिंग अराउंड 229 मार्क्स अनरिजर्व कैटेगरी, सो आई एम नॉट श्योर कि होगा नहीं होगा, बट होता है तो विल मतलब साथ में करेंगे, देन आई कैन हेल्प यू मोर। बट अगर नहीं भी होता तो यू कैन टेल मी कि आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है। आई either post the note or I'll make a video on it कि how to do that. So that's it. Thank you.